Okay. In last class we have discussed about the formalization and informalization of job. तो formalization के लिए मैंने आपको बताया था जनधन खाते खुलना, digitization of payment and all the other factors we have discussed about the formalization of jobs. Now today we have to discuss about the jobless growth. So जॉबलेस ग्रोथ, तो जॉबलेस ग्रोथ क्या है? बेसिकली है क्या, इंडिया ने लास्ट 30 डिकेड से इंडिया का जो जीडीपी यानी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली 7% का इंक्रीमेंट लगातार होता है. ठीक, कोविड सिचुएशन छोड़ दिया जाए तो क्या है, जनरली क्या हो रहा है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है दैट इज अराउंड 7% एनुअली, और वर्ल्ड का क्या है, वर्ल्ड का 3.5% है. इन वर्ल्ड इट इज अराउंड 3.5%. तो बेसिकली देखा जाए तो इंडिया का क्या है, जस्ट डबल है. तो इंडिया की ग्रोथ रेट ज्यादा है, इंडिया की ग्रोथ रेट ज्यादा है. बट इंप्लॉयमेंट ग्रोथ रेट को देखा जाए और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ क्या हो रही है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कम हो रही है. क्लियर? बेसिकली जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बढ़ता है, क्या क्या रीजन है, ये हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके. क्लियर? तो क्या है, जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा हो और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कम हो रहा हो, दिस इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ. क्लियर? इकोनॉमी तो बड़ी हो रही है बट जॉब एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ क्या है, कम है. लोगों को नौकरियां क्या मिल रही हैं, कम मिल रही हैं. दैट इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ. मतलब क्या है, नंबर ऑफ जॉबलेस, जिनके पास जॉब नहीं है उनकी संख्या अभी भी ज्यादा है. वो क्या हो रही है, वो लगातार बढ़ रही है. अब देखो, इसके लिए एक डेटा निकाला था, इसके लिए एक दूसरी चीज हमें पढ़नी होती है, इलास्टिसिटी. ठीक है, या इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, क्योंकि इलास्टिसिटी बताऊंगा तो आप फिजिक्स वाली समझोगे, लेकिन यहां क्या है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं. क्या है, तो ये रिस्पॉन्स करता है किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का विद एम्प्लॉयमेंट रिस्पॉन्सिवनेस की. क्लियर? बेसिकली क्या किया जाए, इट इज द रेशियो ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सॉरी, इट इज द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ विद द इकोनॉमिक ग्रोथ. क्या है ये रेशियो है, अगर हम आपसे कहा जाए, आपसे बताया जाए इलास्टिसिटी की बात की जाए, तो इलास्टिसिटी क्या है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ अपॉन जीडीपी ग्रोथ. क्लियर? एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ अपॉन जीडीपी ग्रोथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी. याद रखिएगा. ठीक है, एक तो आपको जॉबलेस ग्रोथ क्या समझ आया, व्हेन द इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसिस्टेंट बट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इज रिड्यूसिंग, दैट इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ. क्लियर? लोगों के पास जॉब नहीं है लेकिन ग्रोथ हो रही है. हो रही कि नहीं हो रही है? कम लोगों के पास जॉब है, कम लोगों के पास जॉब होगी मतलब क्या है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. यहां आपको दिखाई दे रहा. इसके लिए एक डेटा निकाला किसने, एनएसएसओ ने. क्या लिख, अच्छा पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की. इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस employment, it measures the responsiveness of employment to economic growth. क्लियर? ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के साथ हम इकोनॉमिक ग्रोथ का जब रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मिलेगी. अब देखो इसके लिए क्या है, इसके लिए जो आपका एनएसओ है, एनएसओ क्या था, एनएसओ का फुल फॉर्म बताओ जरा. नेशनल तो हमें पता है. नेशनल सैंपल देखो
पहले क्या था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थे, तो दोनों को मर्ज किया गया 2019 में, एंड इट केम एज न्यू ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? देन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर ये वर्क करता है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू एनएसओ, यहां पे क्या निकालना हमको, एम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट एंड एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। तो बात कब की है, 3 बार हमने बात की, 1980s में, 1990s में एंड 2000, 3 बार बात करें। तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेट था एट 1980s इट वाज 2.5%। क्लियर? और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ था कितना, अराउंड 5.5, मतलब स्लाइटली 5.5 से कम रहा होगा, बिकॉज राउंड ऑफ करके लिखा गया तो 5 लिखा गया होगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके पता चला कि ये क्या होगा, कुछ 5.5 से कुछ कम रहा होगा। तो हमने इसका क्या निकाला होगा, इलास्टिसिटी निकाली होगी। तो इलास्टिसिटी क्या है, 2.5 upon 5.4, 5.4 या कुछ भी उससे कम हो सकता है। तो हमारा क्या आएगी, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी निकल के आ जाएगी। अभी देखो इस समय एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कितनी है, 0.47। अगर आप इसको डिवाइड करो कितनी आएगी, 0.47 आएगी। बट 90s की डिकेड में जो आपकी एम्प्लॉयमेंट रेट था दैट वाज 1.1%। कितना था, 1.1%, एंड योर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वाज अराउंड 6.1%। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रेशियो कम हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी भी बढ़ जाएगी, दैट वाज रिड्यूस टू 1.9। कम हो जाएगा, हाँ, इलास्टिसिटी क्या हो गई, और कम हो गई। क्लियर? देन इन 2000 इट वाज 1.4%। ये कितनी थी, 1.4% थी, और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी दैट वाज अराउंड 7%। कितनी थी, अराउंड 7%, और ये हमें कितनी मिली, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी वाज 0.2। ठीक है, 0.2 है। तो बेसिकली आपको अगर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी देखा जाए तो समय के साथ धीरे धीरे कम होती जा रही है, मतलब कंट्री तो डेवलप हो रही है बट एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, कम होता जा रहा। कम होना अच्छा है या बुरा? इलास्टिसिटी कम होना बुरा ही होगा, बिल्कुल भाई। क्या है, अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दिस इज नॉट गुड फॉर कंट्री। कंट्री के लिए भी गुड नहीं होता, किसी के लिए भी गुड नहीं होगा। फॉर एक इंडिविजुअल के लिए भी अगर वो कमा नहीं रहा तो अपने खर्चे कहां से पूरे करेगा। इसलिए क्या है, ये सब अच्छी चीजें नहीं। क्लियर? ठीक है, अब क्या है, इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस फॉर जॉबलेस ग्रोथ। क्लियर? ये साफ कर दूं। देखो बेसिकली आपको बहुत ज्यादा डेटा नहीं याद रखना है, ट्रेंड याद रखना है। ठीक है, डेटा याद करने के लिए, डेटा इज जस्ट फॉर टू मेकिंग अंडरस्टैंडिंग, आपको एक समझ बनाने के लिए डेटा बताया जाता है। ठीक है, नाउ कॉजेस फॉर जॉबलेस। तो जॉबलेस ग्रोथ के कारण क्या है, इंडिया में सबसे बड़ा रीजन है, इंडिया की जो मेजर इनकम होती है वो सर्विस सेक्टर से होती है। क्लियर? और वह सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन नहीं है, तो जॉब क्रिएशन नहीं हो सकता है, तो इसलिए क्या है, इंडिया में इसकी समस्या ज्यादा है। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी बढ़ रही है। दिस इज द मेजर रीजन। वन ऑफ द मेजर रीजन इज क्या है, डेवलपमेंट ऑफ
सर्विस सेक्टर, या क्या क्या इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजरली लेड बाय सर्विस सेक्टर which has less employment potential। इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बहुत कम है। ये बात तो आपको क्लियर हो रही, इसमें कोई दिक्कत है? और क्या है, और जो प्राइवेट सेक्टर है दूसरा कौन सा है? प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्ट करना चाहता है, प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है, दैट मेक्स इन किसमें? कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट याद है आपको? कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोमेशन। पब्लिक सेक्टर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जल्दी सोच के बताओ, आर मेड इन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। देखो याद करो, अगर मैंने आपको बताया था एक फैक्ट्री थी जहां 100 लोग काम करते थे, यहां क्या हुआ, यहां पे मशीन्स कैसी लाई गई? ऑटोमेटिक मशीन्स लाई गई, ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन्स लाई गई। तब क्या था, जो लेबर वहां काम करते थे उनकी जरूरत अब नहीं है, उनको नहीं है तो क्या, ऐसे 80 लेबर्स थे उनको बाहर निकाल के कर दिया, ये तो ऑटोमेशन था। लेकिन सर्विस कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेक्टर, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर क्या है कि ये हमने क्या था, ये पुरानी फैक्ट्री में जब नई मशीन्स लगाएंगे ऑटोमेटिक तो वो ऑटोमेशन हो जाएगा, और हम पूरी नई की नई फैक्ट्री लगा दें विद न्यू मशीन्स, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ये क्या है? कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज है। क्लियर? और इसी के लिए अगला भी हम इसी में लिख सकते हैं क्या, ऑटोमेशन भी आपका वन ऑफ द मेजर रीजन है फॉर जॉबलेस ग्रोथ। क्लियर? ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अब इंडिया में जो है, इंडिया में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई वो इंडिया ने अपनी मर्जी से नहीं अडॉप्ट की। 1990s या 80s वाले दौर में इंडिया के पास पैसे क्या थे, लगभग खत्म हो गए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा था विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड। इंडिया को पेमेंट करने के लिए बहुत सारे कर्जे हो चुके थे। इसके लिए इंडिया क्या कर सकता था, इंडिया बहुत सारे पैसे मार्केट में लॉन्च कर देता। इंडिया पैसे तो लॉन्च करता है लेकिन मार्केट में पैसा ही जैसे आता है वैसे क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, तो वो भी अच्छी चीज नहीं थी। तो इंडिया में जो एलपीजी लॉन्च हुआ, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लॉन्च हुई, वाज डन अंडर द प्रेशर ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ के अंडर में ही इंडिया में क्या हुए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई। तो बेसिकली था क्या कि हमारे यहां इंडिया में पब्लिक सेक्टर को एम्फसाइज करने का रीजन था कि क्या, जितनी भी फैक्ट्रीज बनेंगी वो किस लिए बनेंगी, ये पब्लिक सेक्टर के लिए ज्यादा बना था, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, मतलब सरकारी इकाइयां ज्यादा बन रही थी, गवर्नमेंट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ रहा था। गवर्नमेंट के पास एलआईसी था, गवर्नमेंट के पास और क्या था, एयर इंडिया। एयर इंडिया किसके पास था, अभी तक तो था ही, लेकिन अभी क्या हो गया, फिर से इसका प्राइवेटाइजेशन अभी किया गया है। लेकिन पुराने समय में क्या हुआ, आईएमएफ ने कहा देखो सुनो, आप डेवलपमेंटल में नहीं करोगे, आप पैसा कहां इन्वेस्ट करोगे, सिर्फ इसेंशियल्स में कर रखो, फर्जी खर्चा नहीं करोगे। जब फर्जी खर्चा करने को मना किया गया तो पैसा कहां खर्चा करेंगे, सिर्फ इसेंशियल्स में ही खर्चा करेंगे। इसेंशियल्स में खर्चा करेंगे तो पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बंद हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, रिडक्शन इन पीएसयू इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट में इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर? और क्या हुआ, और क्या, रिडक्शन इन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, और क्या किया गया, रिडक्शन इन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पे भी खर्चा कम कर दिया गया।
बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है तो नहीं कराई जाएगी, और ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कराओगे तो क्या होगा, कोई स्किल नहीं होगा। कोई स्किल नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। क्लियर। देन और क्या हुआ, जब एलपीजी आया यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई तो ग्लोबलाइजेशन हुआ, और ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के साथ साथ इंडिया में फॉरेन के प्रोडक्ट्स भी आने लगे। एक तो क्या हुआ, फॉरेन से फिनिश गुड्स भी आने लगे, और कई फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में अपने प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ा दिए। अब उनके पास कैपिटल ज्यादा थी, कैपिटल ज्यादा थी तो उनके गुड्स कैसे होते थे, चीपर होते थे, चीपर होते थे। या चाइना से फिनिश गुड्स आ रहा है वो क्या है, सस्ते हैं, और इंडिया में जो आप बना रहे हो वो महंगे। अब चाइना पेन बना के बेचता है 5 रुपए का, आपके यहाँ पेन मिलता है 10 रुपए का, आप कौन सा पेन लोगे, 5 वाले ही लोगे। ये तो सिंपल सी बात है। तो इंडिया का जो एमएसएमई सेक्टर था उसको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। क्लियर। तो इसीलिए देखो, आप अगर लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे देखो, लगातार आप देखोगे 1-2 सालों से एमएसएमई पे बात बहुत ज्यादा हो रही है। क्लियर, ये समझ में आएगा। एमएसएमई को स्पेशली डिस्कस करेंगे पूरी एक क्लास में। और क्या होगा, एडवर्स इंपैक्ट ऑन एमएसएमईज। ठीक है। और क्या हुआ, इसकी वजह से क्या, विच इंक्रीज द कंपटीशन, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया। और किसके किसके बीच में, फॉर एमएनसीज एंड फिनिश्ड गुड्स, फॉरेन फिनिश्ड गुड्स में लेके। क्लियर। तो दीज वर द कॉजेस फॉर द क्या है, जॉबलेस ग्रोथ। क्लियर। और क्या है, देन इसके बाद कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताए थे मैंने। देन वी हैव टू डू द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जीवन में। ठीक है। देन इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए मैंने सबसे पहला कॉज क्या बताया, प्रीडोमिनेंट सर्विस सेक्टर विच हैज लो क्या, लो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल। क्लियर। तो क्या है, प्रीडोमिनेंट सर्विस सेक्टर, इसके साथ क्या समस्या है, लो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल। क्लियर। दूसरा क्या है, कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट या फिर ऑटोमेशन, ये भी एक बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। देन और क्या है, इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज, लो इन्वेस्टमेंट इन पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम होती जा रही है। देन और क्या हुआ, एमएसएमई को क्या हो गया, एमएसएमई को नुकसान हुआ, एमएसएमई को नुकसान हुआ तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। एम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा मतलब क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अगला क्या है, स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। भाई लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या नए फर्म्स या फैक्ट्रीज स्टैब्लिश किए जा सकते हैं, नहीं। जब नए फर्म्स और फैक्ट्रीज नहीं होंगे तो एम्प्लॉयमेंट होगा, नहीं होगा, ना के बराबर ही है ना वो तो।
क्लियर? तो ये भी क्या है, एक बड़ा रीजन है। और क्या है, इनएडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या है, अंडर डेवलप्ड है या बहुत कम डेवलप्ड है। रूरल एरियाज में आप क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज नहीं सेटअप कर सकते क्योंकि रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं, स्किल्ड लेबर नहीं है, ये सारी समस्याएं। और क्या है, इनएडिकेट एजुकेशन। लोग क्या है, कम पढ़े लिखे। एजुकेशन की बात करें या स्किल डेवलपमेंट, लोगों में क्या है, स्किल डेवलपमेंट भी बहुत कम है। क्लियर? और क्या है, देन डिफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। जो प्लानिंग होती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसमें भी क्या है, बहुत सारी कमियां हैं। डिफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? देन दूसरी बात करें, और क्या है, फास्ट लेबर ग्रोथ। क्या हो रहा है, फास्ट लेबर ग्रोथ। फास्ट लेबर ग्रोथ क्या है, पहले क्या हो रहा था, ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ। पहले पॉपुलेशन ग्रोथ क्या थी, बहुत ज्यादा थी। बट लेटर फेज में क्या हुआ, आफ्टर 1991 लेबर फोर्स बढ़ने लगी। क्या हुआ, इंक्रीज इन लेबर फोर्स आफ्टर 1991। बेसिकली था क्या, इसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या शो करता है, इंक्रीज इन द पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी। बेसिकली है क्या, कुछ जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें क्या हुआ, पहले क्या थी, पॉपुलेशन ग्रोथ थी, अब क्या है, लेबर फोर्स बढ़ गई। ठीक है, मतलब क्या, अब काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। मतलब एज बिटवीन 15 टू 59 ईयर्स, इस एज ग्रुप के लोग ज्यादा थे। क्लियर? इस एज ग्रुप के लोग ज्यादा होंगे तो क्या होगा, वर्क फोर्स भी ज्यादा होगा। क्लियर? वर्क फोर्स भी ज्यादा होगी। दैट मीन्स इंक्रीज इन, इसको साफ कर लें क्या, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, डेमोग्राफिक डिविडेंड की। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, दिट वाज आफ्टर 1991 इंक्रीज इन ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या है, अब इकोनॉमी का ग्रोथ पोटेंशियल भी बढ़ गया। जब ज्यादा काम करने वाले लोग होंगे तो क्या होगा, ज्यादा ग्रोथ भी होगी। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। देन और क्या होगा, डिपेंडेंसी रेशियो भी क्या हो जाएगा, भाई ज्यादा काम करने वाले लोग हैं तो डिपेंडेंसी रेशियो भी कम हो जाएगा। क्लियर? डिपेंडेंसी रेशियो क्या हो जाएगा, देन एलएफपीआर की बात करें तो एलएफपीआर बढ़ेगा या घटेगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्क फोर्स ज्यादा है, लेबर फोर्स ज्यादा है तो पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, और क्या, जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो अब सर्विस सेक्टर तो बहुत ज्यादा बिजनेस नौकरियां दे नहीं सकता है, बहुत ज्यादा काम नहीं सकता। लोग क्या करते हैं, सर्विस सेक्टर को छोड़कर अपने खुद के बिजनेस की तरफ बढ़ जाते हैं। मतलब क्या है, लोग अपना खुद का बिजनेस कर देंगे। दैट इज स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, दैट इज स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
इंक्रीज्ड। क्लियर? स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज्ड। क्लियर? और इंडिया में आज भी जो वर्किंग पॉपुलेशन है यानी लेबर फोर्स है, तो इंडिया की पॉपुलेशन का 62.5% आज भी क्या है? वर्क फोर्स है, यानी लेबर फोर्स है। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन क्या है? लेबर फोर्स है। लेबर फोर्स है। वर्क फोर्स या लेबर फोर्स मतलब जो लोग क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है इट विल कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग टिल 2036 तक ये बढ़ता जाएगा और इट विल रीच अप टू 65%। तो ये जरूरी है 36 से बड़े उसको घटेगा? नहीं, अभी तो फिलहाल ये बढ़ेगा। 36 तक के आंकड़े उसके बाद में बताए जाएंगे। ठीक है? वर्किंग फोर्स या लेबर फोर्स लगातार बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इतना सारा वर्क फोर्स होने के बाद भी यानी लेबर फोर्स होने के बाद भी इंडिया में कमी किसकी है? स्किल्ड लेबर की। स्किल्ड लेबर की बात करें तो इंडिया में आज भी 2.29% जो वर्क फोर्स है वो क्या है? स्किल्ड लेबर है। आउट ऑफ 62.5%। टोटल वर्क फोर्स का सिर्फ 2.29% ही स्किल्ड लेबर है इंडिया में। हाँ, समझ रहे हो? इसी वजह से क्या है, इंडिया में अभी भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है? बेसिकली माना जाए तो इंडिया में जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन है या लेबर फोर्स पॉपुलेशन है तो नॉन वर्किंग के कंपैरिजन में 1.7 टाइम्स है। ठीक है? अगर नॉन वर्किंग 100 है, ठीक है, तो वर्किंग कितने होंगे? 170। क्लियर? द रेशियो ऑफ वर्किंग लेबर फोर्स टू द नॉन वर्किंग इज 1.7 टाइम्स। क्लियर? ये बात समझ में आ रही? ओके। ये देख लिया? यहां तक कोई समस्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड कर लिया है। देन ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो बेसिकली इन शॉर्ट में अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो हमने क्या बताया था? इनफॉर्मलाइजेशन बताया था आपको, फॉर्मलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन बताया था। इनफॉर्मलाइजेशन, देन इसके लिए हमने क्या बताया था? इसके कॉजेज बताए थे, देन इसके मेजर्स डिस्कस किए थे हमने। क्लियर? देन आफ्टर दिस वी हैव डिस्कस्ड द रूरल अर्बन एनालिसिस कि रूरल एरियाज में कितनी एम्प्लॉयमेंट है या कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे हमने क्या क्या डिस्कस किया था? एलएफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिस्कस किया था। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की थी हमने, और क्या बात किया था? टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको याद है? रेगुलर वेज वर्कर, कैजुअल वेज वर्कर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में भी 3 कैटेगरीज थी। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड में नहीं थी? ऑन अकाउंट बिजनेस, एम्प्लॉयर्स और घर के काम करें जिनको पैसा, अनपेड लेबर। क्लियर? तो वो हमने 3 कैटेगरीज बताई थी टाइप्स ऑफ लेबर्स में। क्लियर? वो डिस्कस किए थे। देन इसके बाद और क्या किया हमने? जेंडर एनालिसिस किया था, दैट वुमेन्स के कंपैरिजन में मेंस की कंसिस्टेंसी क्या है या वुमेन्स कितना काम करती हैं। ठीक है? उनका अनपेड वर्क कितना होता है, उनको एम्प्लॉयमेंट कितना मिलता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन इसका क्या, जेंडर एनालिसिस में हमने मेल वर्सेस फीमेल की बात की कि फीमेल कितनी वर्क करती है और मेल कितने वर्क करते हैं, उनका अनपेड वर्क टाइम कितना है और पेड वर्क टाइम कितना है।
ठीक है। देन इसके बाद हमने और क्या किया था, मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, याद आया? मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किया था, याद है? यूजुअल स्टेटस, हाँ याद आया? यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें एक हमने बात किया था किस पे, यूपीएस पे और यूपीएसएस, याद है कुछ, ये भूल गए? देन इसके बाद क्या बताया था, करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब पे भी हमने बात की थी। क्लियर? तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड वी हैव डन इट। देखो अब क्या है, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया 2-3 क्लासेस में, सब कुछ ये आपका एक क्लास में नोट है। ये शॉर्ट नोट्स आप इस तरीके से बना लोगे, सब कुछ क्या हो गया, कवर हो गया। आप किसी भी टॉपिक के ऐसे शॉर्ट नोट्स बना करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, याद रखिएगा। फॉर्मल जॉब्स, इनफॉर्मल जॉब, इनफॉर्मल सेक्टर जॉब एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सब कुछ मैंने आपको कराया हुआ। देन मेजर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे क्या हो, एम्प्लॉयमेंट क्या हो, जनरेट हो। तो लास्ट वन इज फॉर टुडे, मेजर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंक डाल लेते हैं जरा सा। ठीक, तो क्या मेजर्स की बात करें तो सबसे पहले क्या करना हमको, प्रमोट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ज्यादा नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चांसेस बढ़ेंगे। जैसे क्या इसमें आपको करना है, यदि आपको याद होगा एक प्रोग्राम चल रहा है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है इंडिया में। देन और क्या हो सकता है, देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आसान करनी पड़ेंगी कंडीशंस और टर्म्स एंड सिचुएशंस कम करनी पड़ेंगी। ठीक है, ऐसा वाला एक बिजनेस करने के लिए इंसान 50 एनओसी ले रहा, 50 जगह जाके रजिस्ट्रेशन करवा रहा, तो उससे लोगों की मुसीबतें बढ़ती है। तो एलपीजी से इसको कम किया गया। लॉस को भी क्या किया गया, ढेर सारे लॉस थे उनको 4 लॉस में कन्वर्ट किया गया। हाँ, 1 विंडो सिस्टम। तो एलपीजी मिला गया, तब उसको और रिड्यूस कर दिया जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमको बढ़ानी होगी। क्लियर? देन अनदर वन इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए गए इंडिया में, कौन सा, स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, लोग क्या करें, नए नए स्टार्टअप स्टार्ट कर सके, उनको पैसा भी सरकार ने प्रोवाइड कराया। देन स्टैंड अप इंडिया, याद बताया कि दो लोग लोन कराते हैं, 2 SC ST वुमेन्स हो तो उनको लोन दिया जाएगा, या और पार्टनर्स हो तो उसमें से एक वुमेन होना कंपलसरी है। देन इसके बाद मुद्रा योजना, याद आया कुछ? ठीक है, दीज आर द मेजर्स टेकन फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। और इन सब पे हम एक एक प्लान्स पे अलग से भी बात कर रहे होंगे। देन सपोर्ट टू MSME, और क्या करना है, सपोर्ट टू MSMEs।
तो एमएसएमईज को सपोर्ट के लिए क्या किया गया, बहुत सारी प्रोग्राम्स चलाए गए। क्लियर। और क्या है, सपोर्ट टू लेबर इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट। आपको क्या कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कैसा करना है, लेबर इंटेंसिव, जहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ऐसे सेक्टर्स ढूंढ के हमें वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। क्लियर। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए, क्या करे, या गवर्नमेंट खुद ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करे जहां पे क्या हो, लेबर्स को काम ज्यादा मिले। क्लियर। तो क्या है, सपोर्ट टू लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज। लाइक जैसे क्या है आपका, इसमें आ जाता है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या है, ये लेबर इंटेंसिव होता है, मशीन इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकती। भाई सड़ा एप्पल है, मशीन कैसे रिकॉग्नाइज करे, हर कंडीशन में तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है, लेकिन ह्यूमंस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स कौन से ऐड करने, किसको चीज कहां रखनी है, सारा क्या है, लेबर इंटेंसिव है। क्लियर। और क्या इसमें दूसरा आ सकता है, टेक्सटाइल्स, लेदर वर्क, फुटवेयर्स, दीज आर ऑल लेबर इंटेंसिव स्टार्टअप्स। और इन पे अगर हम सपोर्ट करेंगे तो लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्लियर। और क्या करना है, पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम स्टार्ट करने। जैसे क्या है, जो रूरल जनसंख्या थी उसके लिए क्या करना है, उनके रोड्स वो खुद बनाए, उनके यहां जो टॉयलेट्स बनने हैं वो लोग खुद बनाए, या छोटे छोटे फॉरेस्टेशन करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं वो लोग खुद लगाएं, और उसके बदले में उनको क्या मिले, कुछ पैसा मिल जाए। और ऐसी एक योजना स्टार्ट की गई, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्टार्ट किया गया 2006 में, जिससे क्या रूरल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। क्लियर। इससे क्या होगा, लोगों की गरीबी भी कम होगी और उनको रोजगार भी मिलेगा। ठीक है। वहां के लोकल रोड्स बनाए, लोकल टॉयलेट्स बनाए। ठीक है। गांव में जो नालियां बनती हैं वो उसका काम वही लोग करें, उनका खुद का काम भी हो जाएगा, उनको पैसा भी मिल जाएगा, और उनके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर। ये चीजें समझ में आ रही हैं। देन इसके बाद अगला कौन सा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में क्या स्टार्ट किया गया, स्किल इंडिया। लोगों को क्या करना है, स्किल्ड करना है। बेसिकली क्या, जो कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में कहते हैं हम सिलाई सिखाएंगे लोगों को। तो उस ग्रुप को क्या किया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया, और वो ग्रुप क्या कर रहा है, लोगों को सफाई सिखाई सिलाई सिखा रहा है। अब वो जब सिलाई सीख जाएगा तो अपना खुद का काम कर सकेगा। स्किल इंडिया को ट्रेन किया गया, तो स्किल इंडिया मिशन स्टार्ट किया गया। देन दीनदयाल अंत्योदय योजना, याद आया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, या इसी को कहा गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी इसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया गया, जिससे लोग क्या कर सके, लोगों को पैसा दिया जाए जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसके बाद एक और स्टार्ट किया गया, क्या, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है।
These are all the activities which are done for the employment generation. इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है और हमको भी बराबर से पार्टिसिपेशन करना चाहिए. Clear? So that's all we have done about the employment and unemployment. In next class we will start from the poverty. Poverty is the one of the most important topics in which we will discuss about the several committees and the causes of poverty, how to remove poverty and what is poverty. ये भी तो बड़ी बात होगी. Poverty को डिसाइड कैसे करना है इसकी भी बात हम करेंगे. So that's all for today. ठीक है.